हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी साइंस कक्षा 8 का जो 17वां चैप्टर है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 16 अध्याय हो चुके थे, तो ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है। तो इसमें जो है आधा पार्ट आज के वीडियो में रहेगा, फिर अगला वीडियो जो होगा उसमें पूरा ये चैप्टर खत्म किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 17वां चैप्टर है वह है तारे एवं सौर परिवार। तो इसमें हम केवल तारों के बारे में जानेंगे और फिर जो इसका दूसरा पार्ट है सौर परिवार वो हम अगले वीडियो में कल लेकर आएंगे। गर्मियों की छुट्टियों में पहेली और बूझू ने अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। तो शहर में क्यों नहीं ऐसा देखा था? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से आकाश धूमिल दिखाई देता है, इसलिए तारे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। वहाँ का वातावरण शहरों की अपेक्षा स्वच्छ होता है, इसलिए आकाश में रात्रि में जो तारे होते हैं वो स्पष्ट रूप से। पहले यह जानना चाहते थे कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उसके दादा जी यह स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धूल, धुएं के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश बहुत ही कम दिखाई देते हैं, मतलब विरले ही दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उससे संबंधित कहानियां सुनाई। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षक वही हो सकता है जहां वातावरण स्वच्छ हो और चमकीला प्रकाश ना हो। किसी स्वच्छ अंधेरी रात में आकाश की ओर दृष्टि डालिए, आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिनमें कुछ बहुत चमकीले होंगे और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनकी सावधानी पूर्वक आप प्रेक्षण कर सकते हैं कि कौन सा चमकीला है, कौन सा मंद है। आप आकाश में देखकर इसको कर सकते हैं। तो क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा ना रहा हो? इनमें से जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते वे सब क्या हैं? ग्रह होते हैं। जो टिमटिमाते हैं वो तारे होते हैं और उसके अलावा जो नहीं टिमटिमाते वो क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन सा है? वह है चंद्रमा। तो रात्रि के अगर आप आकाश में देखेंगे तो सबसे अधिक प्रदीप्त होने वाला जो पिंड है वो आपको स्पष्ट रूप से चंद्रमा दिखाई देगा। तारे, ग्रह, चंद्रमा, आकाश के बहुत से अन्य पिंड सब क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। तो एक समूह होता है पिंडों के अंतर्गत तारे, ग्रह, चंद्र, मेखला, बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोलिकी। अगर पूछ लिया कोई खगोलिकी किसको कहते हैं, तो खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोलिकी। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। उस काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में सहायक रहा है। तो इनसे लोगों ने अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनके बुआई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की जो तिथियां हैं
उसको भी निश्चित किया गया। तो इस अध्याय में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन करके उनके बारे में हम जानेंगे। पहला हमारा खगोलीय पिंड है वह है चंद्रमा। उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है। क्या चंद्रमा की आकृति प्रतिदिन बदलती रहती है? क्या ऐसे भी दिन है जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन है जब चंद्रमा स्वच्छ आकाश होने पर भी नहीं देखा जा सकता? बिल्कुल ऐसा होता है। अब ये स्थिति कैसे होती है तो जानेंगे। उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, मतलब चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है, तो उस दिन को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह से उगता है, उसके दूसरे दिन से धीरे धीरे उसका आकार जो है वो घटता जाता है, उसकी साइज जो है वो घटती जाती है। और 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। पूर्णिमा के फिर 15वें दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस दिन को हम क्या कहते हैं? अमावस्या। तो आप समझ गए पूर्णिमा किसे कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है चंद्रमा की, उसको पूर्णिमा कहते हैं। और उस पूर्णिमा के 15वें दिन बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो चंद्रमा का आकार घटता जाता है और 15वें दिन जो है चंद्रमा हमें नहीं दिखाई पड़ता है। उस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या। अगले दिन चलता है, इसे क्या कहते हैं? बालचंद्र। तो अमावस्या, फिर अमावस्या जब आती है तो उसके दूसरे दिन से चंद्रमा का एक बहुत छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है। इसकी संरचना कैसी है? कुछ ऐसी आपको, बहुत पतली संरचना ऐसे आपको दिखाई देगी। जब अमावस्या के दूसरे दिन आप आकाश में रात्रि में देखेंगे तो कुछ ऐसी पतली संरचना आपको दिखाई देगी आकाश में। इसको क्या कहते हैं? बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। फिर 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा को पूरा दृश्य देखते हैं। फिर पूर्णिमा आ जाती है। तो ऐसे ही पूर्णिमा अमावस्या आते रहते हैं। तो जो पूर्णिमा के बाद 15 दिन होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। फिर अमावस्या के बाद जो 15 दिन होता है, जो 15वें दिन पूर्णिमा आ जाता है, तो वो 15 दिन का जो काल होता है वो होता है हमारा शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है और अमावस्या और कृष्ण पक्ष में क्या होता है? धीरे धीरे चंद्रमा का आकार जो है वो घटता जाता है। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज का दिन जो है पूर्णिमा है, मतलब चंद्रमा पूरी तरह उगता है। तो उसके बाद इसके दूसरे दिन क्या होगा? चंद्रमा के आकार में घटना चालू होगा। फिर ऐसे कुछ होगा। फिर उसके दूसरे दिन और छोटा हो जाएगा, उसके तीसरे दिन और छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे घटते घटते जब 15वां दिन आ जाएगा तो चंद्रमा पूरी तरह गायब हो जाएगी। तो ये जो स्थितियां आप देख रहे हैं, ये जो स्थितियां आप एक एक दिन चंद्रमा के आकार में घटता बढ़ता देख रहे हैं, ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ये जो चंद्रमा की विभिन्न आकृतियां देखने को मिलता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की तो चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे दिवाली हम मनाते हैं तो कब मनाते हैं? अमावस्या पर मनाया जाता है दिवाली। बुद्ध पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फिर गुरु नानक जो जयंती होती है वो पूर्णिमा पर मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष का जो तीसरा दिन होता है उसी दिन मनाया जाता है। फिर बालचंद्र ये शुक्ल पक्ष की प्रथमा को मनाया जाता है। तो के दर्शन के अगले दिन
तो बाल चंद्र के दर्शन के अगले दिन जो है ईद उल फितर मतलब ईद मनाई जाती है। जब बाल चंद्र होता है मतलब जब अमावस्या होता है तो उसके दूसरे दिन मतलब अगले दिन जो प्रथम दिन होता है मतलब शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन होता है तो उसके अगले दिन जो है ईद उल फितर मनाया जाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि लगभग 29 दिन से कुछ अधिक होती है। तो बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है, या कह सकते हैं कि एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक की अवधि भी 29 दिन से कुछ अधिक होती है। तो बहुत से कैलेंडर में इसको एक माह कहा जाता है इस अवधि को। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। अध्याय 16 में आपने यह पढ़ा है कि चंद्रमा जो है सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता। तो चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रदीप्त होता है। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर क्या करती है, परावर्तित कर देती है। तो अभी हमने चैप्टर 16 में पढ़ा था कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें वो दिखाई क्यों देती है, क्योंकि वो प्रकाश को क्या करती है, हमारे नेत्र को मतलब उस प्रकाश को परावर्तित करके हमारे नेत्र में प्रवेश करा देती है, जिसकी वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसी तरह चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है और फिर वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके उसको परावर्तित कर देता है हमारी तरफ, हमारी ओर, जिससे हम चंद्रमा को देख पाते हैं। इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। तो उसी भाग को हम देख पाएंगे जिस भाग से चंद्रमा का प्रकाश परावर्तित होता है। तो ये हमारा अर्थ है, ये है मून और ये सन। तो सन से जो है हमारा प्रकाश इस तरह जा रहा है, देख रहे हैं। इस चंद्रमा पर जहाँ पर पड़ेगा वहाँ पर उजाला रहेगा और इस भाग में नहीं पड़ता है तो अंधेरा है। तो इस भाग से इस भाग से चंद्रमा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है इस डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं यहाँ पर पड़ता है फिर परावर्तित कर देता है, ऐसे ही। तो इस भाग में जो होगा व्यक्ति रात्रि में ही चंद्रमा देख पाएगा। तो चंद्रमा का यही भाग जो है आपको दिखाई देगा, क्योंकि यही भाग जो है परावर्तित कर रहा है प्रकाश को। तो रात्रि में यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो चंद्रमा के इसी भाग को देख पाएगा जिस पर प्रकाश पड़ रहा है। और दूसरी तरफ, पृथ्वी के दूसरी तरफ क्या होगा, तो इस फिगर में दिखाया गया है कि आप जो है पृथ्वी पर आप एक गोला खींचिए, उस पर 8 बिंदु लगा सकते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इस तरह 8 पॉइंट बनाएंगे। एक पॉइंट पर आप एक गेंद खड़े करके रख लीजिए और बीच में एक और व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए। तो ऐसे आप धुरी पर घूमते जाइए और चंद्रमा भी चक्कर लगाएगा पृथ्वी का। तो बीच में ये पृथ्वी है, आप पृथ्वी मान लीजिए। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी भी अपने धुरी पर घूमेगी। तो इससे क्या होगा कि जो भाग हम देख रहे हैं चंद्रमा का, तो वही भाग हमें दिखाई देगा, क्योंकि वो क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है हमारी आंख की तरफ। तो उसी भाग को हम देख पाते हैं। तो अपनी कक्षा में विभिन्न स्थितियों पर चंद्रमा भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। तो जब चंद्रमा यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो आपको उसकी जो स्थिति होगी चंद्रमा की वो अलग प्रतीत होगी। जब इस बिंदु से इस बिंदु पे आ जाएगा तो कुछ अलग होगा, इस बिंदु पे आएगा तो कुछ और अलग हो जाएगा उसकी स्थिति।
तो इस तरह इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है जब वो चक्कर लगाता है पृथ्वी का। ये देखिए स्पष्ट रूप से जो होता है अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थितियाँ एवं संबंधित कलाएं। ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये भाग इसका जो है प्रकाशित होगा जहाँ पर पड़ेगा सूर्य का प्रकाश। तो ऐसे घूमता रहेगा अपनी कक्षा में। तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वही भाग हमें दिखाई देगा, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं वो उसको देख सकते हैं, उसी भाग को जिस पर प्रकाश पड़ता है। हालांकि देख सकते हैं, देखते तो पूरा हैं, लेकिन वो भाग उन्हें नहीं दिखाई देता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो आप देख रहे हैं इनकी ये स्थिति है, पहले ऐसे, फिर ऐसे होंगे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर पूरा आपको दिखाई देगा, फिर यहाँ से घटता हुआ चला जाएगा, फिर यहाँ अमावस्या आ जाएगी। तो यहाँ पर स्थिति दिखाई गई है परिक्रमा की। याद रखिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी जो है वो चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ देखिए आप, ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो इस तरह चंद्रमा भी जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है पृथ्वी के साथ साथ। तो क्या आप तो क्या आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? इनकी स्थितियों को आप नोटबुक में आरेखित करिए। तो आप आरेखित कर सकते हैं नोटबुक में। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखें? तो बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो धीरे धीरे उस भाग में वृद्धि होती जाती है। तो पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग पर दिन आकार में घटता जाता है। और अगर हम पूर्णिमा के पश्चात देखते हैं पृथ्वी से चंद्रमा को, तो चंद्रमा के जो प्रदीप्त भाग है वो धीरे धीरे घटता जाता है। पूरी करने में अपने छपन पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। कहने का मतलब, अगर ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तो चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमता है। अपने अक्ष पर, मान लीजिए ऐसे है इसका अक्ष, ये अपने अक्ष पर घूमता है। तो जितना टाइम अपने अक्ष में घूमते लेता है, तो उतना ही पृथ्वी की परिक्रमा करने में भी लेता है। यही लिखा है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। ठीक है। चंद्रमा का पृष्ठ। कवियों और कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्षयात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ पर धूल भरा निर्जन पाया। उस पर विभिन्न आमापों के गर्त हैं। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं चंद्रमा पर। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के जो सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत के समान भी हैं। तो चंद्रमा पर क्या देखा? धूल भरा निर्जन स्थान था, वहाँ पर कोई रहने वाला नहीं था।
और वहाँ पर खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत थे, और पर्वत ऐसे थे जैसे पृथ्वी पर कुछ ऐसे पर्वत हैं जो काफ़ी ऊंचे हैं, उसी के समान वहाँ पर भी देखा। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है, तो क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? तो अगर वायुमंडल नहीं है, जल नहीं है, तो यहाँ पर जीवन की संभावना, हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कि जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, और वायुमंडल के लिए हमें क्या आवश्यकता होगी? जो सब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं, बोलते हैं, तो उसकी जो ध्वनि है हमें नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, माध्यम नहीं है वायु, वहाँ पर वायु का कोई माध्यम नहीं है, तो हमारी ध्वनि दूसरे के पास कैसे पहुँचेगी जब तक वहाँ पर वायु नहीं होगी? क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं होता है। तो ध्वनि गमन कैसे करती है? जब वहाँ पर वायु होगी। तो क्या आप जानते हैं? यहाँ पर नोट कर लीजिए, 21 जुलाई 1969 1969 को अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था? तो वो थे अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग। कब रखे थे? 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 में। तो ये आप इसको याद रखिए, नोट कर लीजिए। और दूसरा व्यक्ति कौन था? एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन, तो ये भी आप नाम याद रखिए कि एडविन एल्ड्रिन जो थे वो दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपने कदम रखे। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है तारे, स्टार्स। रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं जो टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देते हैं। वो कौन क्या होते हैं? वो तारे होते हैं। बड़े शहरों से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले होते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई ज़्यादा चमकीला होता है, कोई कम होता है, मतलब मंद होता है। क्या सभी तारों का रंग एक जैसा होता है? काफ़ी दूर होने की वजह से उनके रंग तो एक ही दिखाई देते हैं, लेकिन उनके रंग एक नहीं होते हैं। वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो तारे क्या करते हैं? स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब ये दीप्त होते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य होता है। सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि ये भी अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य काफ़ी नज़दीक है हमारे, इसलिए तारों से काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। लेकिन तारे जो होते हैं वो सूर्य से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और ये काफ़ी दूरी पर, इसलिए हमें ये छोटे दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में कौन सा बड़ी प्रतीत होगी? तो जो आपके पास रखी फुटबॉल है वो आपको बड़ी प्रतीत होगी, लेकिन जो दूरी पर, कुछ दूरी पर फुटबॉल रखी है, वो आपको छोटी प्रतीत होती। तो इसी तरह तारे भी क्या होते हैं? हमसे काफ़ी दूर हैं, इसी वजह से वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन सूर्य क्या है? हमारे थोड़े नज़दीक में है उन तारों की अपेक्षा, इसीलिए सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं। देखिए, तारे क्या होते हैं? सूर्य से काफ़ी लाखों गुना दूर हैं, इसलिए वो छोटे दिखा, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको नोट कर सकते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी से कितना दूर है? अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा जो निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सेंटोरी। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है वो सूर्य के पश्चात पृथ्वी का जो दूसरा निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसको भी नोट कर लीजिए।
अब दूसरा निकटतम है तो जाहिर सी बात है कि 15 करोड़ किलोमीटर से दूर होगा, क्योंकि सूर्य जो है सबसे पहला है जो सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। दूसरा जो नज़दीक है वो है प्रैक्सिमा सेंटोरी, तो ये 15 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो ये आप काफ़ी दूर पर है, ये आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूर हैं, आप सोच सकते हैं इससे भी दूर मौजूद हैं। तो इससे दूर जो तारे हैं इसीलिए वो काफ़ी मंद दिखाई देते हैं दूर होने की वजह से। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। तो तारों की दूरियां अधिक होने की वजह से इन्हें हम प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। याद कीजिए, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। यहाँ पर मिनट नहीं होना चाहिए, 8 प्रकाश वर्ष होना चाहिए। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश वर्ष है। अल्फा सेंचुरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। सूर्य जो है पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, और अल्फा सेंचुरी जो है वो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इसको आप नोट कर लीजिए। वास्तव में दिन के समय में भी आकाश में तारे होते हैं, परंतु क्या है कि उस समय सूर्य जो है तीव्र प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य जो होता है उसका प्रकाश काफ़ी तीव्र होता है, जिसकी वजह से हमें तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं। आकाश में तारे होते हैं लेकिन सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए, आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? बिल्कुल, आप यहाँ पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तारे क्या होते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है और सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो कोई तारा सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है और सूर्योदय से पहले पश्चिम में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं? आइए हम पता लगाते हैं क्यों ऐसा होता है। जैसे अगर हम नॉर्मल सी बात लें कि जैसे आप हैं तो रेलगाड़ी तो आपकी आगे चलती है, लेकिन बाहर की तरफ आप देखें जो वृक्ष होता है वो आपको पीछे चलता हुआ प्रतीत होता है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी है कि जैसे आप घूर्णन करते हैं तो घूर्णन करते हुए आप जब देखेंगे दूसरे पिंड को तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो हमारे विपरीत चक्कर लगा रहा है। पहली याद करती है कि जब किसी रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष और भवन पीछे की दिशा में ज़्यादा प्रतीत होते हैं। यही हमने बताया था अभी। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो क्या इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है? बिल्कुल ऐसे ही प्रतीत होते हैं हमें। पूर्व में उदय होता तथा पश्चिम में अस्त होता क्यों प्रतीत होता है? ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा
में घूर्णन के कारण होता है। पश्चिम जो होता है पृथ्वी जो होता है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करता है, जिसकी वजह से हमें प्रतीत होता है कि जो सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता प्रतीत होता है। इसी वजह से, क्योंकि पृथ्वी जो है घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो एक ही स्थान पे आपको स्थिर दिखाई दें, तो वो किस वजह से हो सकते हैं? तो जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है, अगर उस अक्ष के परिधता आप देखेंगे, अक्ष की सिधाई में देखेंगे, उसकी रेखा में देखेंगे, तो उस रेखा के अनुदिश अगर कोई तारा होता है तो वो हमें जो है स्थिर दिखाई देता है, वो गति करता हुआ नहीं प्रतीत होता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाएगा कि एक छाता आप लीजिए और आप कागज़ के कई सारे स्टार बना लीजिए। एक स्टार आप बिल्कुल बीच में लगा दीजिए और सब किनारे किनारे पर आप लगा दीजिए। तो जब आप इसको घुमाएंगे छाते को, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब गति कर रहे हैं, ये ऐसे गति करते हुए प्रतीत होंगे। लेकिन ये जो तारा है आपको बीच में ही दिखाई देगा, जैसे स्थिर लगेगा कि ये बिल्कुल स्थिर है एक जगह। वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता है। जैसे यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं, यह है पृथ्वी का अक्ष, यह है पृथ्वी का अक्ष, और इसके अक्ष पर ही ध्रुव तारा स्थित है। तो जब पृथ्वी घूर्णन करता है तब ये तारा जो है, इस पृथ्वी से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये तारा अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस केवल प्रतीत होता है कि वो अपनी जगह पर स्थित है। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है, जिसकी वजह से प्रतीत ऐसा होता है कि वो अपनी जगह पर स्थिर है। अब आते हैं तारामंडल पर। तो कुछ आपको आकाश में आकृतियां दिखाई देंगी, उन्हीं आकृतियों को हम तारामंडल बोलते हैं। पहचानने पहचाने जाने योग्य पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों की जो समूह होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तारामंडल। तो जो आकाश में हमें आकृतियां दिखाई देते हैं, तारों का एक समूह दिखाई देता है जिससे कई सारी आकृतियां बनती हैं, उन्हीं को हम तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की। तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। तो जो तारामंडल की आकृतियां थी, उनमें से वो जो तारामंडल थे वो कई सारी वस्तुओं के समान दिखाई पड़ती थी। तो उसी से कई सारे नाम उसके पड़े हैं। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखना होगा। ये देखिए, आप देखिए, ये है ग्रेट बियर, इसी को सप्तर्षि बोलते हैं। सप्तर्षि तारामंडल क्या बोलते हैं? सप्तर्षि तारामंडल। ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है इसी तरह है। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 तारों का समूह है इसमें, इसीलिए इसको सप्तर्षि बोलते हैं। ग्रेट बियर भी बोलते हैं, बिग डिपर भी बोलते हैं, और एक नाम और बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं अर्सा मेजर। क्या बोलते हैं?
अर्सा मेजर। तो सप्तर्षि तारामंडल के तीन और नाम हैं, एक है बिग डिपर, एक है ग्रेट बियर और तीसरा है अर्सा मेजर। तो लेकिन ज़्यादातर सप्तर्षि और ग्रेट बियर के नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं। तो आपने देखा कि यह है ग्रेट बियर या सप्तर्षि मंडल, यह हमारा है ओरायन, ओरायन तारामंडल। ये है कैसियोपिया, ये यम डब्लू के आकार का आप देख सकते हैं, यम या डब्लू मान सकते हैं। फिर यह लास्ट वाला लियो मेजर, ये आप देख रहे हैं चूहे की तरह दिखाई दे रहा है, लियो मेजर। तो ये चारों आपको नाम याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको याद होना चाहिए है कि निम्नलिखित में नहीं है तो कुछ अलग नाम दे देगा, और ये इसमें से तीन दे देगा और एक अलग नाम दे देगा, तो जो अलग होगा वही हमारा नहीं होगा। तो आसानी से आप लगा सकते हैं। तो सर्वविख्यात तारामंडलों में एक विख्यात तारामंडल कौन सा है? सप्तर्षि मंडल, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। तो सप्तर्षि तारामंडल को गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में आप देख सकते हैं। इस तारामंडल को क्या नाम देते हैं? बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर। अभी हमने बताया नाम, तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, बिग डिपर, ग्रेट बियर, अर्सा मेजर। ये सप्तर्षि तारामंडल के अलग अलग नाम हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट देखे होंगे, इसमें ऐसे डंडी लगी होती है और ये कलछी होती है, कलछी ऐसे आपने देखा होगा, तो यहाँ पर ऐसे लगा होगा। तो ये कलछी जैसे ही संरचना बनाते हैं, इसी वजह बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे कलछी, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं कि कलछी या प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्थी में 3 और कटोरी में 4 तारे होते हैं। आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो ये कटोरी है, कटोरी में 4 तारों का समूह, एक एक है, 1 2 3 4, और हत्थे में 1 2 3। तो इस तरह इसके हत्थी में जो है, हत्थी में 3 और कटोरी में 4 तारे होते हैं। सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। देखिए यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है, जल पीने के लिए उपयोग होने वाली कलछी है, ऐसे ही होता है, ये बिल्कुल सप्तर्षि तारेमंडल की तरह है। अब आते हैं सप्तर्षि पर। सप्तर्षि क्या होता है? यहाँ पर सप्तार्षि लिखा है, सप्तर्षि होगा यहाँ पर। सप्तर्षि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय जो संत ऋषि हैं, संत ऋषियों के नामों के साथ संबंध है, जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तर्षि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। तो सप्तर्षि क्या इंगित करते हैं? नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। अब यहाँ 2 प्रकार के हैं, मरीचि, वशिष्ठ, श्रृंगरस, अत्रि इन्हें बोला जाता है, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नाम आपको याद होना चाहिए। ये अगर एग्जाम में पूछ ले कि जो सप्तर्षि मंडल में, सप्तर्षि तारा मंडल में जो 7 तारे होते हैं, तो उनके जो ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं, तो विकल्प में कौन सा नाम नहीं है। तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही आप इसको रैंडमली इसको याद कर सकते हैं आप। फिर इधर दूसरे फिगर में दिया है कि अलकारद, मिजार, अलियोथ, मेग्रेज, फेगदा, मेरक, डभे। तो ये सब आप नोट कर लीजिए या याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप यह भी पाएंगे कि तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। तो तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ प्रतीत होगा, जैसे सूर्य करता है पूर्व से पश्चिम, उसी तरह। हमने सुना है कि सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थान निर्धारित
कर सकते। तो अब सप्तर्षि से कैसे हम ध्रुव तारे की पहचान करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है ध्रुव तारा हमारा, फिगर यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये है हमारा सप्तर्षि, इसी को अर्सा मेजर बोलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं तारे ऐसे ऐसे मिले होते हैं, फिर यहाँ यहाँ ऐसे ही। तो आप ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं, ये इसकी सिधाई में आप एक रेखा अगर खींचेंगे तब आप ध्रुव तारा इस रेखा पर देख सकते हैं। यहाँ पर ध्रुव तारा होता है, उसकी सिराई में उसकी स्थिति आप पता लगा सकते हैं। ध्रुव तारे की स्थिति का ज्ञान आप कर सकते हैं। इसी तरह इस फिगर में भी दिखाया, जिसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला स्थिति में आप देखेंगे तो आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा में आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, उसी रेखा पर। तो जो सप्तर्षि होता है वो ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। क्या यहाँ पर लिखा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सप्तर्षि ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। तो वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं, प्रतीत होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है उसके दिशा में ये होता है ध्रुव तारा, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि जो अन्य तारे हैं वो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं तो उत्तरी गोलार्ध से हम ध्रुव तारा को देख सकते हैं, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध में होंगे वो ध्रुव तारा को नहीं देख पाते हैं। सप्तर्षि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते हैं। तो कुछ स्थान जो दक्षिणी गोलार्ध के हैं वहाँ से सप्तर्षि तारामंडल जो वो उत्तरी गोलार्ध में होता है नहीं दिखाई देता है। अब आते हैं एक अलग विख्यात तारामंडल है ओरायन, जो इसके पहले फिगर में हमने दिखाया था। ओरायन कुछ ऐसे था फिगर, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो इस टाइप का जो बना था, जिसके जितने भी जॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर एक एक तारा होगा और बीच में तीन होते हैं, बीच में तीन तारे आपको देखने को मिलेगा, बीच में तीन होते हैं। तो इसको बोलते हैं ओरायन। एक अन्य विख्यात तारा मंडल है ये, जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। तो ओरायन तारामंडल को हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। तो सर्वाधिक भव्य तारामंडल में ओरायन को गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। तो ओरायन में 7 या 8 चमकीले तारे होते हैं। 8 ही होते हैं, 7 नहीं 8 होते हैं। ओरायन को क्या कहते हैं? शिकारी। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। इसके तीन मध्य के इसके तीन मध्य तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं। जो बीच के तीन मध्य तारे हैं ओरायन में, वो शिकारी की बेल्ट या पेटी को निरूपित करते हैं। और 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस लुब्धक साइरस बोला जाता है, कहीं कहीं साइरस लिखा होता है। तो आकाश का सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, यहाँ पर सीरियस लिखा है तो कहीं कहीं सीरियस भी लिखा होगा। तो वैसे अभी तक हमने जो है साइरस पढ़ा है। तो सीरियस या साइरस ओरायन के निकट दिखाई देता है।
तो आकाश का जो सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस ओरायन के निकट दिखाई देता है। साइरस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए। इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा और वो होगा सीरियस या साइरस। ये आप देख रहे हैं फिगर में, फिगर से आप समझ जाएंगे। मध्य का 3 तारा है, इसी के अनुदिश आप एक रेखा खींचेंगे और वो पूर्व साइड में, तो पूर्व में आपको एक चमकीला तारा दिखाई देगा चमकता हुआ आकाश में। तो सीरियस या साइरस जो होगा आकाश का सबसे चमकीला तारा माना जाता है। जो तारामंडल है ओरायन, उसके मध्य की 3 तारे जो होते हैं उसकी स्थिति से आप एक रेखा खींचेंगे तो पूर्व में आपको एक चमकीला तारा दिखाई देगा, उसी को कहते हैं साइरस। तो उसकी स्थिति आप ऐसे जान सकते हैं। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया। ये कैसियोपिया हमने बताया था कि डब्ल्यू या एम की आकृति जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे या ऐसे। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। तो सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में जो है कैसियोपिया तारामंडल आपको दिखाई देगा। यह अंग्रेजी के अक्षर डब्ल्यू या एम के बिगड़ते विकृत रूप जैसे दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं किसी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे ही नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं। जैसे होता क्या है, ये जो तारामंडल होता है उसमें कई सारे तारे होते हैं। जो हमारे नज़दीक होते हैं वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो काफ़ी दूर होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं जो तारामंडल है वो केवल 5 या 10 तारों का समूह नहीं होता है, वो बहुत सारे तारों का समूह होता है। तथापि हम अपने नंगी आंखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। जो हमारे नज़दीक होगा उसी को हम देख पाते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं हैं, क्योंकि कुछ तारे क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं। तो सभी एक समान दूरी पर नहीं होते हैं। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं, क्योंकि वो एक तल होता है, एक तल में ही सब कुछ दिखाई देता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी एक तल में हैं, लेकिन वो कुछ कुछ दूरी पर होते हैं। तो ये अगला पार्ट जो होगा वो अगले लेक्चर में होगा। तो अगले लेक्चर में यहाँ पर सौर परिवार पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। तो यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, याद करिए किसका फिगर है ये, जो ओरायन तारामंडल हमने बताया था, जिसको शिकारी बोलते हैं। यहाँ पर शिकारी का फिगर भी दिखाया गया है। आपने ये पढ़ा था कि बीच के जो मध्य तारे होते हैं वो बेल्ट को निरूपित करते हैं। तो इस तरह आपको दिखाई देगा। तो अब सौर परिवार जो है वो अगले वीडियो में कल पढ़ाया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी शेयर करिए, अगर आपको सब्सक्राइब करें और लाइक को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा सौर परिवार। धन्यवाद।